वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें डेंटल हेल्थ पे, जिसमें अभी हम बात करें ऑर्थोडोंटिस्ट से, जो बात हमें बता रहे हैं कि दांत अलाइन करना जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। सर अगर ना करें दांत अलाइन, छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन उसमें ओरल हाइजीन नहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। भाई ये तो आपको भी बहुत अच्छी बात है कि एक दांत भी अगर पूरे दांत आपके अलाइन फॉर एग्जांपल और एक दांत भी आउट ऑफ आर्च आगे हो या पीछे हो, कितना अजीब लगता तो है। आपको सब पता चल जाता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है अलाइनमेंट की। तो दांत आगे होगा पीछे होगा, एक हो पांच हो, ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, गम्स के इशू डेवलप होते हैं, सेंसिटिविटी के इश्यूज डेवलप होते हैं, केरीज ज़्यादा जल्दी हो जाता है, दांत की लाइफ हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाती है। तो ओवरऑल आपकी दांत की लाइफ कम होती है, गम्स इशू ये वो तो पर्सनालिटी इफेक्ट एंड मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप किसी को देखें, बड़ी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, एज सून एज दैट पर्सन विल ओपन हिज और हर माउथ, तो वो उसके दांत आके मैल लाइन लगते हैं, तो एकदम से ना इमेज ही और हो जाता है, मतलब अजीब सा लगने लगता है। एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उसकी हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि दांत जब आगे पीछे होते हैं तो ब्रशिंग वैसे हो ही नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। हम तो लोग सीधे दांतों की ब्रशिंग नहीं कर पाते, तो आगे पीछे वाले दांतों की ब्रशिंग और भी मुश्किल है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं कि जो मैंने माओं में बहुत ज़्यादा ये इशू ऑब्जर्व किया कि वो ज़रा सा परेशान हो जाती हैं कि बच्चा 6-6.5 साल का हुआ है, सामने के भी उसके सारे दांत हैं, अभी प्राइमरी दांत है, पीछे से उसके 2 परमानेंट आ रहे हैं, चोचे निकली हुई हैं, तो अब वो सामने वाले दांत ना हिल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में क्या करें? यूजुअली तो इसी तरह ही होता है कि दांत जो परमानेंट होते हैं थोड़े से वो पीछे की तरफ सेट होते हैं, और दूध के दांत ऐसे होते हैं कि जब वो ऐसे निकले तो वो अपने पाथवे को फॉलो कर सके यूजुअली। तो बस ये होता है कि अगर वो नीचे वाला दांत आ रहा है और ऊपर वाला दांत के अंदर मोबिलिटी स्टार्ट हो गई है, तब तो ठीक है, वो रिजॉल्व कर देगा और अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये कि कुछ हद तक क्राउन का पार्ट बाहर आ गया और ये अपनी जगह जो दूध का है ये अपनी जगह स्टेबल है, इसके अंदर मोबिलिटी भी नहीं है, तो एक सिग्निफिकेंट ये चीज़ है। ये भी एक क्राउडिंग जो जेनेटिक हम कहते हैं ना, जीन्स के अंदर के जो बोन रिजॉर्प्शन ही नहीं हो पाई है और वो दांत पीछे से निकल रहा है, तो वो क्राउडिंग का इशू डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए फ़ौरन डेफिनेटली ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाए, क्योंकि डेंटिस्ट हम बार बार कहेंगे तो बोलेंगे क्या ऑर्थोडोंटिस्ट का कॉन्सेप्ट, डेंटिस्ट ही रेफर कर देते हैं ना, डेंटिस्ट भी रेफर कर दे, अच्छी बात है, या खुद अगर आप पहुंच सके ऑर्थोडोंटिस्ट तक। लेकिन इनिशियली इसको ज़रूर किसी अच्छे सर्जन्स के साथ अपॉइंटमेंट करें, ताकि वो उसको प्रॉपर एक आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे कि भाई क्या होना चाहिए। सर क्या करना चाहिए? सामने के दांत निकाल देने चाहिए? यूजुअली ऐसे ही करते हैं। बस यही होता है कि अगर तो वो सामने के दांत को बताए भाई कुछ नहीं करे, आंखें बंद करो। सामने के दांत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा दूध के दांत यूजुअली। हाँ, वो कभी कभार आपने ये भी सुना होगा, यहाँ पे तो क्वैकरी भी है ना, अनक्वालिफाइड जो लोग बैठे होते हैं, वो कभी कभार कैनाइन जो हमारा ऊपर से आता है तो वो कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा दांत है, तो पूरे दांत को खराब कर देगा, तो वो एक्स्ट्रा दांत समझ के वो परमानेंट को निकाल देते हैं, पिलर ऑफ द माउथ। हाँ, तो वो इसी तरह जैसे आगे है पीछे, हमें दूध के दांत किसी हद तक इम्पोर्टेंट होते हैं जहाँ पे कि कुदरती तौर पे कंजेनिटली मिसिंग परमानेंट हो, तो वहाँ पे अगर दूध का दांत रह गया है तो वो आपको कैरी कर सकते हैं, वो प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके साथ चलता है। अदरवाइज दूध का दांत है और क्राउडिंग के साथ है, परमानेंट भी आया हुआ है दूध का है, तो डेफिनेटली दूध वाला दांत निकलवाएं और फिर वो परमानेंट दांत उसको अलाइन करवा के फिर वो सही। अच्छा सर, ये एक्स्ट्रा दांत जो निकल आते हैं जिसे सुपरन्यूमरी कहते हैं, तो इन दांतों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कुछ का कभी अंदर की तरफ निकलता है, कभी पीछे जो दाढ़ें होती हैं उसके पास पैरामोलर्स की तरह निकल आते हैं, तो हम कैसे दांतों को छोड़ दें? नहीं पौधा कर रहे, काफ़ी सारे लोग मैं देखे कहते नहीं रहने दें, कुछ कहता वहता नहीं है, अंदर पूरी टंग के पास यूँ करके निकले हुए हैं, लाइक नहीं रहने दें, या खुद ही वो नीचे का ही अपना एक प्रीमोलर होता है वो भी कभी यूँ करके निकला हुआ होता है, तो छोड़ दें? नहीं, सुपरन्यूमरी आप देखें, अगर यूजुअली साइलेंट तो नहीं होता, वो कुछ ना कुछ इश्यूज डेवलप होते हैं जहाँ पे पेशेंट इतना यूज्ड हुआ होता है, लेकिन आप कभी देखें ना, वो निकला हुआ जहाँ से रूट्स उसके कांटेक्ट में परमानेंट के साथ, दूसरे अलाइन दांतों के साथ, तो वो वहाँ पे एक पोटेंशियल स्पेस बनाया हुआ होगा, यहाँ पे फूड इम्पैक्शन, खाना ये वो, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको फ़ौरन एड्रेस करें और उसको अगर निकालना है, क्योंकि देखें कभी कभार जिसके अपने बात की सुपरनरी कभी कभार पीछे की तरफ निकलता है, जिसको मीजोलिन कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कभी कभार दांत
अंदर ही सामने के दांत ऊपर ही इम्पैक्शन हो जाती है, वो बाहर ही नहीं आ पाते। पहली चीज़, या फिर उसकी डायलेरिसेशन कर देता है, या दूसरा क्या होता है कि अगर निकला भी होता है ना कि बीच के अंदर आपको डायस्टेमा जिसको स्पेसिंग, आपको दो दांतों के बीच में इतनी बड़ी खिड़की और बीच में वो मौजूद होगा। तो ये सारे मतलब ये कि मेसोडेंट या एक्स्ट्रा जो दांत होते हैं उसकी भी मैनेजमेंट है, उसकी मैनेजमेंट है, उनको ऐसे छोड़ नहीं देते, जो चीज़ एब्नॉर्मल है वो एब्नॉर्मल है। वो जैसे तुमने कहा कि वो एक यूज्ड टू एक बिल्कुल ऐसा तालू से मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना जबान को चुभ रहा है ना कुछ हो रहा है, वो तो इस लॉजिक के साथ। तो इस तरह इसमें और बात करते सर, हमारे पास एक कॉल है, काफी देर से वेट कर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर। डॉक्टर अनवर, आप कल कहाँ थे? कल मैं एक और चैनल के ऊपर जो है उनका गेस्ट था और वहाँ था। क्या बात है भाई, जबरदस्त। जी आज क्या कहना चाहेंगे? जी आज आपका टॉपिक जो है वो है डेंटल हेल्थ और डेंटल हाइजीन। देखें जी, सबसे पहली चीज जो हम फोकस करते हैं वो सिर्फ अपनी ओरल हाइजीन के ऊपर, और मैं तो जनरल बात करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि जब तक आपकी डेंटल हाइजीन अच्छी नहीं होगी आपकी सेहत ही अच्छी नहीं हो सकती, एक। दूसरी चीज ये कि आप सोसाइटी में जब मूव करते हैं और मुंह खोलते हैं तो अगर आपके दांत अच्छे नहीं होंगे तो आपकी कॉस्मेटिक वैल्यू ही नहीं होगी कोई, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपके दांतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर साफ सुथरे क्लीन दांत नजर आते हैं किसी को तो बड़ा एडमायर, आपको अच्छा तो खुद लगता है लेकिन दूसरे को भी एक अच्छा महसूस होता है। तीसरी चीज ये कि हमारे यहाँ जो लोगों की डाइटरी हैबिट्स हैं वो तो रेगुलेट ही नहीं करते, अभी कुछ खा लिया, थोड़ी देर के बाद कुछ खा लिया। देखें, जब तक हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को रेगुलेट नहीं करेंगे, 3 ही वक्त होना चाहिए और उसके बाद आप प्रॉपर क्लीनिंग करें। यहाँ मैं एक बात जरूर आपसे शेयर करूंगा कि हमारे यहाँ मार्केट में बहुत फाइन किस्म के जो है वो फ्लॉसिंग टूथपिक्स आ गए हैं। वो फ्लॉसिंग टूथपिक्स जो हैं वो डिस्पोजेबल भी हैं, यानी मतलब ये आप एक यूज करें उसको फेंक दें। वो टूथपिक की तरह होता है, आगे यूं करके फ्लॉस लगा हुआ होता है उसपे। नहीं, वो तो अब जो आए वो उसमें फर होता है एंड इट इज वेरी फाइन एंड वेरी डेलिकेट। यू कैन गो एंड जस्ट टू क्लीन योर स्पेसेस विद इन अ मिनट और सो, तो आप उसको स्पेसेस को क्लीन कर सकते हैं। एक, अगर आपने अपनी डेंटल हाइजीन पे तवज्जो देनी है और सब कुछ करना है तो उसमें आप पान, गुटखा, सुपारी, सिगरेट स्मोकिंग और दूसरी चीजों से तो बिल्कुल दूर हो जाइए। वो सारी चीजें स्टेन हो जाती हैं विद इन द पैसेज ऑफ टाइम और वो आपके जो दांत होते हैं उनके सारे इनेमल को खत्म कर देती हैं। आप उसके पास कितनी दफा भी डेंटल सर्जन के पास जाएं, पॉलिशिंग करवाएं, उसको क्लीन करवाएं, लेकिन वो परमानेंट होके थोड़े दिनों के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये तो एक कुदरत का अतिया है, इसको जितना आप क्लीन करके रखेंगे आप अपने आप के उतना। और फिर आखिर में मैं कंक्लूड करते हुए ये कहूँ कि आपकी डेंटल हाइजीन अच्छी होगी तो आपको खाने का, आपको इस स्टफ का मजा आएगा कि क्या आप खा रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को फोकस करें तो मेरा ख्याल हर शख्स की डेंटल हाइजीन अच्छी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग डॉक्टर अनवर। अब डॉक्टर अनवर जिस दिन कॉल नहीं करते मैं उनको मिस करती हूँ उस दिन कि आज उनकी कॉल क्यों नहीं आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि अक्सर काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जैसे कुछ ठंडा खाया या कुछ गर्म खाया या पिया जो भी होता है एकदम से दांतों में करंट की तरह एक चीज़ लगती है और आप एक मज़ा ख़राब हो जाता है। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, नहीं खाई जाती आपसे आइसक्रीम, सब लोग खा रहे हैं, अकेले आप खड़े हुए हैं और आपसे आइसक्रीम नहीं खाई जा रही है। या सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और अकेले आप बैठे हैं कि कॉफ़ी ठंडी होगी तो मैं पीऊँगा, मैं गर्म कॉफ़ी नहीं पी सकता। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो उन बच्चों के साथ भी हो जाता है जिन्हें ब्रेसेस लगी हुई होती है। तो ये सेंसिटिविटी होती है, डेंटल सेंसिटिविटी, तो ये क्यों होती है? सेंसिटिविटी देखो किस तरह डेवलप होती है कि ये एग्जैक्टली इशू हाइजीन से ही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हाइजीन का ख्याल रखेगा तो गम्स स्टेबल रहेंगे, गम अपनी पोजीशंस पे रहेंगे। हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, चाहे वो ब्रेसेस हो नॉन ब्रेसेस पेशेंट हो, कोई भी हो, एक नॉर्मल सा हो, तो वहाँ पे गम्स जब रिसीड करते हैं पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे जहाँ पे मार्जिन्स ऑफ द गम होते हैं उससे ज़रा सा ऊपर जो है ना हमारा रूट का जो है वो पार्ट शुरू होता है, जिसको हम सीमेंटम कहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही वो रूट पार्ट या सीमेंटम ज़रा सा एक्सपोज होगा सेंसिटिविटी का इशू शुरू हो जाएगा। प्लस फूड इम्पैक्शन, खाना फंस रहा होता है। ये अभी कॉलर ने बताया कि फ्लॉसिंग हमारे यहाँ इतना नहीं है, लेकिन फ्लॉसिंग जो है वो आपके जो फूड इम्पैक्शन के एरियाज़ जो हैं, इम्पैक्शन एरियाज़ को साफ़ रखता है ताकि वहाँ पे हीलिंग हो और वहाँ पे वापस नॉर्मल आर्किटेक्चरल जो भी इसकी एनाटॉमी वो वापस रीगेन कर सके।
टूथपिक से जिस बच्चे को वो लगे होते हैं ब्रेसेस, वो तो वैसे ही फ्लॉसिंग नहीं कर पा रहा, फ्लॉसिंग तो वहाँ नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए फिर हम इंटरडेंटल ब्रश, हाँ जी यही मैं बता रहा था कि जो ऑर्थोडोंटिक ब्रश होता है और इंटरडेंटल दो हम देते हैं, तो इंटरडेंटल ब्रशिंग जो होता है वो सफिशिएंट होता है कि वो आपके हाइजीन को केयर कर लेता है। प्लस ये है कि सेंसिटिविटी जो है वो एक तो ये चीज़ है, ओरल हाइजीन ब्रशिंग नहीं करेगा, प्लाक, कैलकुलस, लिंगुअल साइड पे पीछे की तरफ दांतों पे वो लगता है टार्टर्स, वो भी आपकी सेंसिटिविटी को प्रमोट करता है। इवन आपको कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, कहीं पे हार्ड ब्रशिंग है तो सर्वाइकली इनेमल को इतना ज़्यादा स्क्रैच कर दिया कि डेंटिन वहाँ से जो इनेमल के अंदर वो हल्का सा एक्सपोज हो गया, तो इतनी ज़्यादा करंट शार्प पेन होती है कि हल्का सा इवन हवा भी वो बेयर नहीं कर सकता कहीं पे। अच्छा कुछ ऐसे हवा भी लग रही, सांस वो भी लग रही है, तो ये सारे इश्यूज हैं। मतलब एक मल्टी फैक्टोरियल सेंसिटिविटी एक क्या करना चाहिए सर ऐसी सेंसिटिविटी में? सेंसिटिविटी देखो, अगर तो ब्रशिंग की वजह से विगरस हार्ड ब्रशिंग कर रहा है जोर लगा के, तो वो अपने डेंटिस्ट को मिले और ये उसको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रशेस के साथ ही हो सकता है सब कुछ जो ब्रशिंग होगी। प्लस ये है कि वो फ्लॉसिंग का ख्याल रखे कि फ्लॉसिंग करे, फूड इम्पैक्शन कहीं हो रही है तो फ्लॉसिंग करे, साथ में डेंटिस्ट को विजिट करे, केरीज कहीं हो रही है तो उसको पहले जाके प्रिवेंट करे, दैट लीड अगेन टू द सेंसिटिविटी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से, मतलब सबसे पहले आप पॉजिटिव एजेंट वहाँ से हटाएं और फिर आप उसको फाइट बैक करने के लिए सेंसिटिविटी का कोई भी टूथपेस्ट या माउथ वॉश यूज़ करें, मेडिकेटेड पेस्ट जो आपको डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करे वो यूज़ करे, जिससे सेंसिटिविटी। अच्छा सेंसिटिविटी जो ये हम कहते हैं ना कि सेंसिटिविटी पेस्ट से ये उससे ये रेमेडी ये एक एड करेगा, आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज आपको ये कभी भी जो है ना ये नहीं करेगा कि जी यहाँ पे सर दांत ख़राब है और वहाँ पे पेस्ट से इफेक्ट होगा। डेंटिस्ट अपना काम करेगा, फिर उस पेस्ट का इफेक्ट होगा। सही, ये तो है। और ऐसे में अगर हम लोग जिस तरह की वो टूथपेस्ट आती है सेंसोडाइन, अगर हम इस तरह मैं तो बहुत पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, वो सेंसिटिविटी हो रही होती है, ठीक है आपने इसकी स्केलिंग करा लिया, आपने पॉजिटिव एजेंट हटा लिया, वहाँ कैलकुलस था, प्लाक था या फिलिंग करनी थी या जो भी था, वो सब कुछ कराने के बाद भी डेफिनेटली कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ नहीं खा पी सकता है, तो उसमें हम लोग सेंसोडाइन जैसी चीज़ रेफर कर देते हैं कि आप वो वहाँ पे यूज़ करते रहें, दिन में 2 बार उससे ब्रश करें, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो ट्यूब्यूल्स जो एक्सपोज हुए होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं और आफ्टर अ वाइल पेशेंट जो है वो स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि इसके एक तो बड़ा क्विक इफेक्ट करता है कि बड़ा जल्दी जल्दी वो सेंसिटिविटी आपकी वहाँ पे रोक देता है, तो पेशेंट की लाइफ जो होती है जनरली वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाने लगता है, खाने पीने में उसको मज़ा आने लगता है, वरना तो फिर खाने पीने का यही होता है। देखो या तो ट्रीटमेंट यानी कि स्केलिंग के बाद अगर सेंसिटिविटी हो रही है वो एक अलग सेंसिटिविटी है, उसमें भी दे जो देते हैं। हाँ वो एक अलग सेंसिटिविटी है, जो अगर आप उसके स्केलिंग के बाद आप रिकमेंड कर देंगे तो वो पेस्ट के साथ हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं बचाएगा, विल बी राइट बैक।